8. रात के 8 बज गए थे। हैरी ने पीटर के जाने के बाद मेन गेट को बंद कर दिया था और पूरी सिमेट्री का एक चक्कर भी लगा लिया था। वो और तलाशी लेना चाहते थे, पर उनका सर फटने लगा था। नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिससे उनका बुरा हाल हो रहा था। वो जल्दी से आके कैबिन में बैठ गए और बस भगवान का ध्यान करने लगे। उनका मन बहुत अशांत हो रहा था। उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा तो 8:05 हो रहे थे। उन्होंने अपना कैबिन बंद किया और आंखें बंद करके मेडिटेशन करने लगे। अभी उन्हें आंख बंद किए बस 2 मिनट ही हुए थे कि उन्हें काफी लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे जो उन्हें घूर रहे थे। ये लोग कोई आम लोग नहीं लग रहे थे और उन लोगों के ठीक पीछे एक कोई बड़ा सा डीमन जैसा दिखने वाला कुछ खड़ा था। उनके सामने ढेर सारे लोग बैठे हुए थे जो बार बार उसे पुकार रहे थे। एक झटके के साथ हैरी ने अपनी आंखें खोली और वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसा विजन उन्हें आया था। ये विजन काफी डरावना था। उन्होंने बस मन में हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। मन हल्का सा शांत हुआ। फिर वो कैबिन से बाहर निकले और हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ही वो सिमेट्री को इन्वेस्टिगेट करने लगे। ऐसे ही करते करते रात के 10 बज गए और आसपास से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। हैरी ने देखा तो उन कब्रों में से आत्माएं बाहर निकलने लगी थी और बस यहां वहां घूम रही थी। हैरी बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो उन आत्माओं को नहीं देख पा रहे। वो अपना एक और राउंड लगाते हैं और वापस से कैबिन में चले जाते हैं। अब बाहर से उन्हें और भी ज्यादा डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। हैरी को और भी ज्यादा भारीपन महसूस होने लगा। वो जल्दी से अपना बैग खोलते हैं, उसमें से एक माला निकालते हैं, गंगा जल लेकर उस पर कुछ बूंदे छिड़कते हैं और माथा टेक कर उसे पहन लेते हैं। जैसे ही उन्होंने उसे पहना तो उनका मन एकदम से शांत हो गया। उन्होंने उसे अच्छे से छुपा दिया ताकि कोई और उसे देख न सके। अब उनका मन काफी हद तक हल्का हो चुका था। वो उसी कैबिन में बैठकर वहां की पावर को फील करने लगे। भटकती आत्माएं 4 से 5 पावर ऐसी थी जो बहुत स्ट्रांग थी और एक पावर तो ऐसी थी जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बार बार उसे जगाया जा रहा है। एकदम से उसकी पावर बढ़ती और फिर कम हो जाती। 11 बज गए और जैसा पीटर ने कहा था, हैरी ने कैबिन का दरवाजा अच्छे से लॉक कर लिया। वो चुपचाप बैठ गया। जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा था, सिमेट्री में आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। 12 बज गए। दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। 3 बार नॉक यानी हैरी को जाकर मेन गेट खोलना था। वो जल्दी से उठा और कैबिन का दरवाजा खोलकर सिमेट्री के मेन गेट की ओर भागा। सिमेट्री में जितनी भी आत्माएं थी सभी गेट की ओर देख रही थी। हैरी को हल्का हल्का डर लगने लगा। वो गेट के सामने पहुंचा। गेट के सामने पहुंचते ही जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। जो वो देख रहा था वो कोई और नहीं देख सकता था। गेट के बाहर अनगिनत ही आत्माएं, प्रेत, पिशाच खड़े थे। कुछ की पावर बहुत ज्यादा लग रही थी तो कुछ की कम। बिना देर किए उन्होंने गेट खोला और तेजी से अपने कैबिन की ओर जाने लगे, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर वहां रुकते तो उनमें से किसी न किसी को उनके बारे में पता चल जाता। क्योंकि हैरी की स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ज्यादा थी और अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता तो उनका प्लान खराब हो जाता। कैबिन के अंदर जाते ही उन्होंने दरवाजा अच्छे से लॉक किया और अंदर एक घेरा बनाकर उसमें बैठ गए। कुछ आत्माएं उनके कैबिन के आसपास घूम रही थी, जो घेरा बनने के बाद वहां से दूर चली गई।
बेल की आवाज आई और चर्च का दरवाजा खुला। सारी आत्माएं चर्च के अंदर चली गई। दरवाजा बंद हुआ और एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगा। लोगों के चैंट करने की आवाजें आने लगी। वो सब किसी को बुला रहे थे। हैरी को उस एंटिटी की पावर बढ़ने का एहसास होने लगा। जितना वो सब उसे पुकार रहे थे, उसकी प्रेयर कर रहे थे, उतना उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और 3:30 हो गए। दरवाजे पर 2 बार नॉक हुआ, जिसका मतलब था कैबिन की लाइट बंद करके उसे बस चुपचाप बैठे रहना था। और उसने ठीक वैसा ही किया। लाइट बंद करी और बैठ गया। उस एंटिटी की पावर अब तक काफी शांत हो चुकी थी, जिसकी वजह से सारी आत्माएं काफी गुस्से में लग रही थी। गेट खुला और सारी आत्माएं बाहर चली गई। 20 मिनट बाद हैरी ने लाइट ऑन करी। हालांकि उसे अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए था, पर फिर भी वो बाहर निकल गया। पहला रूल टूट गया। सेमेट्री का गेट खुला हुआ था और काफी आत्माएं जा चुकी थी और काफी वहीं पर थी। जितनी भी आत्माएं अंदर थी वो सब हैरी को देख रही थी। हैरी ने चर्च की ओर देखा तो एक गाढ़े लाल रंग का धुआं चर्च से निकलकर आसमान की ओर जा रहा था। वो बस यहां वहां घूमने लगे कि तभी उन्हें एक बच्ची की आत्मा दिखाई दी जो उसकी ओर देख रही थी। और ना जाने क्यों हैरी को उससे काफी पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा था, जैसे कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। 6 बज गए। हैरी ने वो दरवाजा जो खुला हुआ था उसे खुला ही रहने दिया और सेमेट्री के राउंड लगाता रहा। सारी आत्माएं वापस से अपनी कब्रों में जाने लगी, पर वो बच्ची की आत्मा अभी भी हैरी को ही देख रही थी, मानो जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हैं पर कह नहीं पा रही। खैर, सूरज निकलने वाला होता है तो वो भी अपने कब्र में चली जाती है और हैरी की पहली रात की ड्यूटी खत्म हो जाती है। वो 7 बजे अपने रूम में चला गया और जो जो उसके साथ हुआ उन सब की रिपोर्ट बनाने लगा। जो उसने फील किया, जो वहां पर देखा, सबके बारे में बहुत अच्छे से लिखा और खासकर उस बच्चे के बारे में भी। हेलो। हाँ राजन। राजन का कॉल आया था। हाँ, हो गई मेरी ड्यूटी खत्म, वेदा ने कहा, जिस पर राजन पूछता है, सर फिर क्या हुआ? आपने कुछ फील किया वहां पर? वेदा हल्के से ठहराव के बाद जवाब देते हैं, कुछ फील? बहुत कुछ फील किया राजन। वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। कुछ न कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। राजन चिंतित हो गया और पूछने लगा, जितना हमसे हो पा रहा है हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ हाथ में आ ही नहीं रहा। सर, हम फादर की मदद क्यों नहीं ले सकते? आखिर उन्होंने तो हमें बुलाया है और आपने उन्हें यह सब बताने से मना कर दिया। राजन, हम उन्हें ही नहीं बल्कि किसी को भी अपने प्लान के बारे में नहीं बता सकते। मैं तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ बता दूंगा, पर अभी थोड़ा सब्र रखो और मेरे पर भरोसा, ठीक है? वेदा ने कहा। राजन बस हामी भरता है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें और आर्यन को रिपोर्ट भेज दूंगा। इतना बोल वेदा ने फोन रख दिया। अब वो बैठकर इन सब चीजों के बारे में सोचने लगे। वहीं आर्यन और राजन इस बात से परेशान थे कि आखिर वेदा ने उन्हें क्यों फादर को इन सब चीजों के बारे में बताने से मना किया है। उन्होंने ही तो उन्हें इस केस के लिए बुलाया था। वेदा के दिमाग में हमेशा क्या खिचड़ी पकती है उन्हें समझ ही नहीं आता था, और वो इस खिचड़ी के बारे में किसी को बताते भी नहीं थे। खैर, वेदा की हमेशा की यही आदत थी, तो वही सब छोड़कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जहां पर आर्यन उस मिले हुए डाटा को एनालाइज करता है और अपनी रिसर्च शुरू कर देता है। आर्यन ऑनलाइन ऐसे रिचुअल्स के बारे में, ऐसी थ्योरीज के बारे में पता लगाने लगता है
और वही राजन बस लोकल के लोगों से जानकारी लेने लगता है। वेदा अपना सर पकड़े बैठे ये सब सोच रहे थे कि तभी वो एकदम से सतर्क हुए और बोले, छुप कर मुझे देखने से कोई फायदा नहीं। तुम भी ये जानती हो कि मैं तुम्हें देख सकता हूं। पीछे से वही बच्ची जो उन्होंने सुबह सिमेट्री में देखी थी वो उनके सामने आई। मुझे पता था तुम मेरे पीछे पीछे जरूर आओगी, वेदा ने कहा। जी हां, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप मेरी मदद करो, और सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हम सब की जो वहां पर फंसे हुए हैं। पर आखिर यहां पर हो क्या रहा है और इन सब के पीछे कौन है? वेदा ने सवाल करने शुरू किए। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पर अभी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बस मैं इतना बताने आई हूं कि आप संभल कर रहिएगा। आपको यहां पर जानबूझकर बुलाया गया है। आपको यहां पर बुलाने का कोई बड़ा मकसद है। यह सुनकर वेदा हैरान हुए। मकसद? आखिर कैसा मकसद और कौन है इसके पीछे? बच्ची खड़ी हुई। मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकती, पर हां, मेरी कब्र के पीछे आपको झाड़ियों में एक डायरी मिलेगी। उसे पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर उन्हें पता चल गया मैं आपके पास हूं और आपकी मदद कर रही हूं तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना बोल वो बच्ची वहां से चली गई और वेदा के मन में जो सवाल थे वो और भी ज्यादा बढ़ने लगे।